आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार पुस्तिका पर्यावरण। ये कक्षा 4 की पुस्तक है। इसमें आज हम लोग देखेंगे पाठ 12 वाष्पन एवं संघनन। इसके पहले हम लोगों ने पाठ 11 तक के पाठ के हल जो है कार पुस्तिका के वीडियो में देख चुके हैं। अब आज हम लोग देखते हैं पाठ 12 वाष्पन और संघनन। पहला प्रश्न दिया गया है कि बर्फ को मुंह में डालने पर क्या होगा और क्यों। तो बच्चों इसको आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। आप सबके घर में लगभग फ्रिज जरूर होगी या बर्फ आप जरूर खाए होंगे। बर्फ को मुंह में रखने पे क्या होता है। नंबर आ है बर्फ पिघलेगी, नंबर बा है बर्फ वैसे ही रहेगी, और नंबर बा है बर्फ वैसे ही रहे, बर्फ जम सकती है, और नंबर सा में दिया गया है कि बर्फ वैसे ही रहेगी। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा बर्फ पिघलेगी, यानी मुंह में रखने पर क्या होगा, बर्फ पिघलेगी। फिर अगला प्रश्न संख्या 2 आता है कि पानी के विभिन्न स्वरूपों को उदाहरण के साथ लिखिए। तो पानी के 3 स्वरूप होते हैं। उदाहरण जैसे ठोस। अब ठोस जो है बर्फ होता है। द्रव क्या है, पानी है। और गैस यानी जब पानी को हम उबालते हैं तो वो भाप बन जाता है, उसको हम गैस यानी गैस भाप जो है गैस हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि पानी के 3 रूप यानी 3 अवस्थाएं होती हैं। अगला प्रश्न संख्या 3 दिया गया है कि यदि 2 गिलास पानी से भरे हैं, एक गिलास कमरे में रखा है और दूसरा गिलास बाहर धूप में रखा है, तो दिन के अंत में पानी से भरे गिलास में क्या अंतर होगा। तो ये भी एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। ये सब विज्ञान के प्रयोग है, क्योंकि ये विज्ञान का ही टॉपिक है, वाष्पन और संघनन। एक गिलास हम कमरे में रख दें और एक गिलास हम बाहर धूप में रख दें, तो हम देखें कि जो बाहर धूप में रखा हुआ है वो सूर्य की गर्मी के कारण जो है पानी जो है वाष्प बन के उड़ जाएगा। लेकिन जो कमरे में रखा है वहाँ पे ताप कम होने के कारण वहाँ पे जो है पानी गिलास जो है जल्दी से खाली, मतलब उसका वाष्पन बहुत धीरे धीरे होगा, तो वो पानी खाली नहीं होगा। जबकि बाहर धूप में रखा हुआ गिलास का पानी थोड़ा बहुत वाष्पित हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। अब इसमें कह रहे हैं कि इसमें क्या अंतर होता है, तो हम देखते हैं कौन कौन से कथन दिए गए हैं। दोनों गिलास में पानी की मात्रा समान रहेगी, गलत है। बाहर धूप में रखे गिलास में पानी की मात्रा कम दिखाई देगी, ये सही है। इसको हम करके देखेंगे घर में। एक गिलास धूप में रखेंगे पानी भर के, एक गिलास घर के अंदर रखेंगे, फिर हम देखेंगे उसको शाम को देखेंगे कि किस गिलास में पानी की मात्रा कम हो गई। और फिर नंबर 7 दिया गया है कि कमरे में रखे गिलास में पानी की मात्रा कम दिखाई देगी, गलत है। फिर एक गिलास में पानी नहीं दिखेगी, ये भी गलत है, क्योंकि पूरा पानी तो नहीं वाष्पित होगा दिन भर में। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 4 कि फर्श पर पोछा मारने के थोड़ी देर बाद पानी दिखाई नहीं देता है, क्यों। तो ये वाष्पन के कारण होता है, वाष्पीकरण हो जाता है पानी का। तो इसका हम उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि वाष्पीकरण की क्रिया के कारण फर्श पर पोछा मारने की थोड़ी देर बाद पानी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, वाष्प यानी भाप बनकर उड़ जाता है। अगला प्रश्न आता है वाष्पन और संघनन। आपने दैनिक जीवन में किन किन स्थानों का वाष्पीकरण होते हुए देखा है। तो इसका उत्तर है कि गीले कपड़ों को सुखाते समय, गर्म चाय में, यानी गीले कपड़े हम जब धूप में टांग आते हैं, धूप में फैला देते हैं, तो क्या होता है थोड़ी देर बाद पानी सूख जाता है, तो क्या होता है ये पानी वाष्पित हो जाता है, पानी गर्म होकर वाष्प बन के सूख जाता है। और इसका उदाहरण आप ठंडी में देख सकते हैं। ठंडी में जब आप गीले कपड़े फैलाते हैं तो उसमें से भाप बन के निकलती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पानी रहता है वो वाष्प बन के उड़ जाता है। फिर एक गर्म चाय में भी भाप बन के उड़ती है, तो वो क्या होता है, पानी होता है। इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए गर्म चाय को आप कप में उसको किसी बर्तन से ढक दीजिए, और ढकने के बाद जब बर्तन को उठाएंगे तो उसकी तली में जिससे ढके रहेंगे उसमें पानी की बूंदें दिखाई देती हैं, तो वो भाप जो है ठंडी होकर के पानी बन जाती है। और फिर आता है शरीर में पसीना आने पर पसीना का सूख जाना। गर्मी के दिनों में तालाब, नदियों व गड्ढों में भरे पानी, खौलते चाय व पानी आदि में जो है खौलते पानी या चाय में आदि में हम जो है वाष्पीकरण की क्रिया देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि अमन अपने तौलिए को जल्दी सुखाना चाहता है, तो उसे निम्न चित्र में से कौन सा तरीका अपनाना चाहिए।
तो यहाँ पे हम जो पहले वाले चित्र में देखते हैं कि तौलिए को सुखाने के लिए चौड़ाई में मोड़कर तार पर डालें। तो चौड़ाई में जब मोड़ के तार पर डालें तो ये डबल लेयर बन जाएगी, आधी इधर रहेगी आधी उधर रहेगी। अब जब धूप की रोशनी लगेगी तो इधर से लगेगी तो इधर नहीं सूखेगा, इधर लगेगी तो इधर नहीं सूखेगा और अंदर की तरफ नहीं सूखेगा। लेकिन फिर दूसरे चित्र में दिया गया है कि तौलिए को सुखाने के लिए लंबाई में मोड़ कर तार पर डालें। अब इसको लंबाई में मोड़ के डालेंगे तब भी डबल लेयर बनी हुई है। अब इसके बाद आता है कि तौलिए को सुखाने के लिए लंबाई में बिना मोड़े तार पर डालें, तो यहाँ पे बिना मोड़े डाला गया है। फिर अगला दिया गया है कि तौलिए को सुखाने के लिए टेबल पर फैलाकर रखें। तो टेबल पर फैलाकर रखने से तौलिया और देर में सूखेगी। सबसे जल्दी अगर सुखाना है तो हमें तौलिए को लंबाई में बिना मोड़े तार पर डालना होगा। तो ये चित्र में, इस चित्र के अनुसार अगर हम तौलिए को सुखाएंगे धूप में तो ये जल्दी सूख जाएगी। अब अगला प्रश्न आता है कि नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर बताइए कि किस कंटेनर में जल जल्दी वाष्पित होगा। सभी पात्रों में जल की मात्रा समान है। अब यहाँ पर ये कंटेनर दिया गया है, ये कंटेनर पूरा भरा हुआ है और ये कंटेनर थोड़ा सा गहराई में है, इसमें चौड़ाई अधिक है इसकी। और ये भी कंटेनर जो है यहाँ पे इसमें जो पानी की मात्रा बहुत कम दिखाई गई है और इसमें ये जो कंटेनर है इसको जो है ढक करके दिखाया गया है। अब यहाँ पे कह रहे हैं सामान्य तापमान पर ये कंटेनर रखा हुआ है। इसके बाद दूसरा सामान्य तापमान पर ये भी रखा हुआ है। तीसरा इसमें पंखा चल रहा है और चौथा है कि सामान्य तापमान परंतु पात्र ढका हुआ है। मतलब सभी पात्र समान ताप पे रखे गए हैं, समान तापमान पे रखे गए हैं, लेकिन पात्र की बनावट में अंतर है थोड़ा बहुत और इसमें एक पात्र को ढक के रखा गया है। तो ये पूछ रहे हैं कि सभी पात्रों में जल की मात्रा समान है। तो नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखकर बताएं कि किस कंटेनर में जल जल्दी वाष्पित होगा। क्योंकि यहाँ पे पंखा चल रहा है तो इस कंटेनर का जल जल्दी वाष्पित हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सी में निशान सही लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम आते हैं कि नीचे दिए गए चित्र में एक तौलिए को विभिन्न परिस्थितियों में सुखाया जा रहा है। तो बताइए कि तौलिया को किस परिस्थिति में जल्दी सुखाया जा सकता है। सभी परिस्थिति में तौलिया समान रूप से गीले हैं, यानी कि जो तौलिया में जो गीलापन है वो सब में समान है। अब यहाँ पे धूप में सुखाया जा रहा है, तौलिया को मोड़ करके फैलाया गया है, दोहरा फैलाया गया है, यहाँ भी दोहरा करके फैलाया गया है, यहाँ लंबाई में, यहाँ चौड़ाई में, यहाँ भी दोहरा लेयर में। अब यहाँ पे देखो यहाँ बादल है। एक मिनट पहले हम इसमें फिर से एक बार प्रश्न को देख लेते कि निम्नलिखित परिस्थितियाँ यहाँ पे दिखाई गई हैं कि ये जो तौलिया ये धूप में सूख रही है, ये तौलिया धूप और हवा दोनों में सूख रही है। यहाँ पे बादल हुए, बादल हैं, बादल में बादल वाला मौसम है और तौलिए को धूप में सुखाया जा रहा है। ये बरसात का मौसम है, तौलिया सूख रही है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तौलिया किस परिस्थिति में जल्दी सुखाई जा सकती है। तो जहाँ पे धूप और हवा दोनों है उस परिस्थिति में तौलिया जल्दी सूख जाएगी। अगला प्रश्न दिया गया है कि नीचे 4 कंटेनर PQRS दिखाए गए हैं जिसमें समान मात्रा में पानी है। यानी 4 कंटेनर दिए गए हैं, सभी में बराबर मात्रा में पानी डाला गया है। कौन सा कंटेनर सबसे धीमी गति से वाष्पित होगा। चारों कंटेनर को एक साथ धूप में रखा गया है। तो यहाँ पे ये कंटेनर जो है इसकी ऊंचाई अधिक है और यहाँ पे ये छिछला कंटेनर है और ये कंटेनर दिखाया गया है। इसका जो मुंह जो है बहुत फैला हुआ है और इसका जो है ये लेकिन गहराई है और इसका जो बहुत सकरा है, इसका जो बाहरी सतह जो है वो सकरी है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि वाष्पन जो है, वाष्पन की क्रिया कहाँ तेजी से होगी। तो एक हम जानते हैं कि अधिक ताप में जो है वाष्पन की क्रिया बहुत तेजी से होती है और इसके बाद अगर द्रव की सतह का फैलाव अधिक है तो वहाँ पे वाष्पन अधिक होगा। तो हम देखते हैं कि इसमें द्रव की सतह का फैलाव किसमें अधिक है। तो ये कंटेनर में द्रव की सतह का फैलाव कम है, इसमें अधिक है, इसमें भी इसमें गहराई ज़्यादा है, इसमें कम है और इसमें भी सबसे कम है। तो जो वाष्पन की क्रिया है यानी कि सबसे धीमी गति से वाष्पित होगा, तो सबसे धीमी गति से हमारा ये कंटेनर S जो है वाष्पित होगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि नीचे एक गीला टी शर्ट दिया गया है जो धूप में सूखने के लिए
एक डोरी में सीधा फैलाया गया है। टी शर्ट के कुछ हिस्से ए बी सी और डी लिख कर निशान बनाए गए हैं। इस तरह से ये है हमारा ये टी शर्ट है, ये मतलब सीधा जो है धूप में फैला हुआ है। इसको डोरी की सहायता से धूप में सुखाने के लिए फैलाया गया है सीधा। तो यहाँ पर ये ए है और ये बी है, ये सी है, ये डी पार्ट है। तो कह रहे हैं कौन सा पार्ट पहले से। तो हम इसमें देखते हैं कि अगर इस तरह से हम कपड़ा फैलाते हैं तो पानी क्या होता है, धीरे 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 सब पानी जो है इकट्ठा नीचे हो जाता है और सारे पार्ट पहले सूख जाएंगे, सबसे बाद में जो है ये हमारा डी वाला पार्ट सूखेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे। फिर आगे आता है कि आप बताइए कि टी शर्ट ए बी सी और डी हिस्सों में कौन सा हिस्सा सुखाने में ज़्यादा समय लगेगा और क्यों। तो नीचे का यानी डी वाला हिस्सा सुखाने में ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि सारा पानी जो है नीचे आकर इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डोरी में टी शर्ट सीधा फैला होने के कारण चित्र में डी हिस्सा सूखने में ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि टी शर्ट का सारा पानी नीचे आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि शरद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओं में से किस ऋतु में वाष्पीकरण बहुत कम होता है और क्यों। तो इसका उत्तर है, हम जानते हैं कि वर्षा के दिन की अपेक्षा जो है शुष्क दिन में वाष्पन अधिक होता है। कहने का मतलब कि वर्षा ऋतु में जो है बाहर वातावरण में नमी पहले से ही रहती है, इसलिए वाष्पन की प्रक्रिया जो है धीमी हो जाती है। तो यहाँ पे दिया गया है कि शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतुओं में से किस ऋतु में वाष्पीकरण बहुत कम होगा। तो हम जानते हैं कि वर्षा ऋतु में वाष्पीकरण सबसे कम होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि वर्षा ऋतु में वाष्पीकरण बहुत कम होता है क्योंकि इस ऋतु में वातावरण में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है। फिर अगला प्रश्न दिया गया है वाष्पन और संघनन। अजय एक प्रयोग के लिए केतली में पानी को उबालता है और एक एल्युमिनियम की थाली को केतली के मुंह के पास रखता है। 5 मिनट के बाद उसे एल्युमिनियम की थाली के नीचे की सतह पर क्या दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वाष्पन क्या होता है। जब हम पानी को गर्म करते हैं और पानी भाप बन के जो उड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो वाष्पन की क्रिया कहलाती है। इसको हम इस तरह से परिभाषित करते हैं कि वाष्पन क्या है, पानी का भाप बनकर उड़ना वाष्पन की क्रिया कहलाती है। और संघनन क्या होता है, यानी जो जल वाष्प जो भाप है, भाप का जो भाप जब ठंडी होकर के वो द्रव बन जाती है यानी पानी में बदलने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहेंगे, संघनन कहते हैं। तो अब यहाँ पे कहा गया है कि इसमें कुछ दिए गए हैं इससे संबंधित। इन्होंने पूछा है कि 5 मिनट के बाद उसे एल्युमिनियम की थाली की नीचे की सतह पे क्या दिखाई देगा। तो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े देखने को मिलेंगे, गलत है। पानी की छोटी छोटी बूंदें देखने को मिलेंगी, ये कथन हमारा सही है। आगे दिया गया है कि पानी की बड़ी बड़ी बूंदें देखने को मिलेंगी, ये भी गलत है। उपरोक्त में से कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ये गलत है। यानी पानी आप गर्म करिए और गर्म करने के बाद उसको ढक दीजिए, या जैसे ये केतली में दिखाया गया है, केतली की यहाँ से भाप निकल रही है, यहाँ आप कोई ढक्कन लगा दीजिए तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे इसमें पानी की छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती हैं। यहाँ पे बर्फ रखा हुआ तो होगा कि ये जो भाप निकलेगी तो तेजी से संघनित हो जाती है, यानी भाप जो है उसमें द्रव में बदल जाता है। तो यही क्रिया संघनन कहलाती है। तो संघनन के कारण क्या होता है, यहाँ पानी की छोटी छोटी बूंदें देखने को मिलेंगी। अब इसके आगे दिया गया है अगला प्रश्न कि कभी कभी सुबह हमें पेड़ों और पौधों की पत्तियों पर पानी की बूंदें दिखाई देती हैं, ऐसा क्यों। पेड़ों और पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों के कारण जिसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, कभी कभी यह क्रिया ठीक से नहीं हो पाती, जो पानी शेष रह जाता है वह बूंदों के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ पे रंध्र हम क्या जानते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पत्तियों के पीछे की तरफ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, तो वही हमारा ये रंध्र होता है। फिर अगला प्रश्न दिया गया है कि संघनन की क्रिया कब होती है। तरल पदार्थ गैस में बदलता है। फिर अगला है बाह्य ठंडा होने पर गैस तरल पदार्थ में बदलता है। फिर आगे दिया गया है कि ठोस पदार्थ तरल में बदलता है। फिर सा में दिया गया है कि ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे वाष्प में बदलता है।
यहाँ पे हमारा ये जो बी ऑप्शन है, बा ऑप्शन है, सही है। यानी ठंडा करने पर गैस जब तरल में बदल जाता है तो वो क्या कहलाता है, संघनन की क्रिया होती है। अब अगला प्रश्न आता है कि शीला फ्रिज में से एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल को निकालकर टेबल पर रख देती है, तो बताइए कुछ समय के बाद शीला को उस बोतल पर क्या दिखाई देगा तथा उस क्रिया को क्या कहेंगे। तो शीला को कुछ समय के बाद उस पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देंगी। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि कुछ समय बाद शीला को उस बोतल पर क्या दिखाई देगा। तो कुछ समय के बाद शीला को बोतल पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देंगी। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को संघनन कहते हैं। फिर आगे प्रश्न दिया गया है कि शीला ने जो भी देखा है ऐसा क्यों हुआ होगा। ऐसा संघनन के कारण हुआ होगा। संघनन क्या होता है कि जब वायुमंडल की वाष्प ठंडी होती है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि वाष्पीकरण और संघनन में क्या अंतर है। तो वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण की क्रिया में जल वाष्प में बदलकर वायुमंडल में मिल जाती है। जैसे पानी का भाप बनकर उड़ना। पानी क्या होता है, पानी जब गर्म करते हैं तो भाप बन जाता है, भाप बन करके उड़ जाता है, यानी वायुमंडल में मिल जाता है। इसके बाद आगे आता है कि जल, और फिर संघनन क्या होता है, जल वाष्प के ठंडा होकर द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं, जैसे ओस पड़ना। अब इसके बाद हम आगे आते हैं, वाष्पन और संघनन की क्रिया को ही एक दिया गया है, जलचक्र दिया गया है। तो नीचे दिए गए जलचक्र में सही शब्द को चुनकर सही बॉक्स में हमें भरना है। अब यहाँ पे हमें शब्द दिए गए हैं, वर्षा दिया गया है, वाष्पीकरण, बादल, संघनन, सूरज और समुद्र। तो इसको हमें सही क्रम में लिखना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ सूरज दिखाया गया, यहाँ हम सूरज लिख देंगे। ये बादल है, ये वाष्पीकरण की क्रिया हो रही है, समुद्र, ये समुद्र है, समुद्र से ये वाष्पीकरण की क्रिया दिखाई गई है। इसके बाद ये बादल बन गया और ये संघनन की क्रिया हो रही है। संघनन की क्रिया से फिर ये वर्षा हो रही है, बादल दिखे, ये बरसात हो रही है। तो इस तरह से हम इस शब्द को, मतलब इस चक्र को, हम जल चक्र को पूरा इस तरह से लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि समुद्र का जल जो है वाष्पित होकर वाष्पीकरण करके ये बादल बन जाता है। फिर बादल से जो है ये सूरज की रोशनी समुद्र पे पड़ती है, तो इससे क्या होता है, पानी गर्म होता है, पानी गर्म होने करके वो भाप बन जाता है, निवाष्प बन जाता है। वाष्पीकरण की क्रिया होती है पानी में। ये देखो समुद्र, ये पानी वाष्पीकरण दिखाया गया है, पानी जो भाप बनकर उड़ रहा है और ये ऊपर जा करके ये बादल बन जाता है। और बादल फिर ये क्या होता है, ये बादल बन जाता है। बादल जब संघनित होता है तो ये वर्षा होती है, और ये वर्षा का दिखाया गया है कि यहाँ पे वर्षा हो रही है। इसके बाद आगे आता है प्रश्न संख्या 2, क्या आपको लगता है कि जल चक्र में सूर्य आवश्यक है, क्यों। तो जल चक्र में सूर्य आवश्यक है क्योंकि सूर्य की गर्मी से ही वाष्पन की क्रिया होती है, जिसके कारण बारिश होती है। यानी यहाँ पे अगर सूर्य ना हो तो इसकी गर्मी कहाँ से मिलेगी, समुद्र को गर्मी नहीं मिलेगी, और जब पानी गर्म नहीं होगा तो वाष्पीकरण की क्रिया नहीं होगी। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र में जल चक्र के चरणों को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे दिया गया, ये पानी, बारिश दिखाया गया है, और फिर यहाँ पे ये वाष्पन की क्रिया दिखाई गई है, यानी समुद्र का पानी जो है वाष्पित हो रहा है, और यहाँ पे ये पानी बहता हुआ बर्फों, पहाड़ियों पर दिखाया गया है, बर्फ जमी हुई है, और सा में दिखाया गया है बादल बन गया है। अब दिया गया है कि यदि क्यों जल चक्र का पहला चरण है, नहीं क्यों क्या है, जल चक्र का पहला चरण है, यानी यहाँ पर पानी जो है भाप बन करके उड़ रहा है समुद्र में, या पानी कहीं काफ़ी पानी हो, तो जल चक्र के सही क्रम में निशान लगाइए। तो पहले क्यों की प्रक्रिया होगी, क्यों के बाद हमारा फिर क्या होगा, बादल बनेगा, यानी पानी वाष्पित होगा, वाष्पीकरण के बाद वो बादल बन जाएगा, बादल बनने के बाद फिर क्या होगा, ये संघनित होगा, और संघनित होकर के ये फिर पानी, मतलब पानी बरसेगा, और पानी बरसने के बाद ये फिर बहने लगेगा। तो इस तरह से हमारा ये QSPR का चरण हमारा सही है। अब इसके बाद आता है कि यदि जल चक्र नहीं होता तो क्या क्या समस्याएं होती। तो इसका उत्तर है कि यदि जल चक्र नहीं होता तो संघनन की क्रिया संभव ना होती, जिसके कारण ना ही ओस पड़ती और ना ही बादल बनकर पानी बरसता।
अब आगे प्रश्न दिया गया है, वाष्पन और संघनन में समुद्र का पानी वाष्पित होकर बादल बनते हैं तथा वर्षा होती है, तो वर्षा का पानी खारा क्यों नहीं होता है? इसका उत्तर है कि अशुद्धियों के कारण समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन वाष्पीकरण के दौरान अशुद्धियां समुद्र में ही रह जाती हैं, जिसके कारण वर्षा का पानी खारा नहीं होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनको लिखना है। तो वाष्पीकरण के कारक में तापमान, वाष्पीकरण को तापमान प्रभावित करता है, यानी अधिक ताप होगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि अधिक ताप और अधिक वाष्पीकरण। इसके बाद हवा, जो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में है। हवा की गति अगर तेज होती है तो वाष्पन की प्रक्रिया भी तेज होगी। हवा तेज चल रही है तो क्या होगा, पानी जल्दी सूख जाता है। और इसके बाद आर्द्रता, आर्द्रता में वृद्धि तो वाष्पीकरण कम होता है। अब जैसे बरसात में आर्द्रता अधिक होती है तो वाष्पीकरण कम होता है, नहीं कपड़े जल्दी से नहीं सूखते हैं, गीले कपड़े। और इसके बाद आता है सतह क्षेत्र, यानी सतह क्षेत्र भी वाष्पीकरण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक में। सतह में वृद्धि तो वाष्पीकरण अधिक होगा, यानी जितना फैला होगा, जितना सतह ज़्यादा होगी, सतह में वृद्धि हम जितना करेंगे वाष्पीकरण की प्रक्रिया उतनी तेजी से होगी। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम एक गिलास में पानी धूप में रखते हैं और एक प्लेट में रखते हैं, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले प्लेट का पानी सूख जाता है, गिलास का पानी नहीं सूखता है। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर सतह मतलब प्लेट की सतह अधिक है और गिलास की सतह कम है, इसीलिए प्लेट की पानी जल्दी सूखने से प्लेट के पानी का वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि जहाँ पे सतह में वृद्धि होगी वहाँ पे वाष्पीकरण अधिक तेजी से होता है। तो ये वीडियो, बस ये पार्ट यहीं पे हमारा समाप्त होता है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।